हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट होता है एटू के टाकुटो से बात करने से। वो बग वापस आ जाता है पर एटू उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो किंग टाकुटो से बात करता है। टाकुटो उसे कहता है गुस्सा मत हो, मैंने ही कहा था उसे कभी कभी वापस आने के लिए। फिर वो दोनों एल्फ्स के बारे में अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं। टाकुटो कहता है कि अलग कल्चर और सोच के लोग एक साथ रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। एटू उसे पूछती है क्या कुछ टेंशन है। टाकुटो कहता है कि उसे कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं आता, इसलिए वो श्योर नहीं है कि वो नेगोशिएशन हैंडल कर पाएगा या नहीं। एटू सजेस्ट करती है कि वो नेगोशिएशन हैंडल करेगी जिससे टाकुटो की एल्फ किंग वाली इमेज और स्ट्रांग बनेगी। वो कहती है कि जो भी चाहिए मुझसे कह देना, कभी हेजिटेट मत करना। टाकुटो उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उसे उसकी नेगोशिएशन स्किल पर पूरा भरोसा है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां डार्क एल्फ्स का एल्डर मोल्टर और गिया आते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं किंग टाकुटो के सामने। एटू तुरंत उनसे कहती है कि सीधे पॉइंट पर आ जाओ और बताओ तुम लोग यहाँ क्या चाहते हो और किंग से क्या काम है। मोल्टर कहता है मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरे लोगों को खाना दिया। ओ किंग, क्या मुझे आपका नोबल नाम जानने का ऑनर मिलेगा। एटू किंग का इंट्रोडक्शन देती है और कहती है ये है दुनिया के अंत का लॉर्ड और रुइन के रूलर टाकुटो। ध्यान रहे इन्हें सिर्फ किंग या किंग टाकुटो कहकर बुलाना। मेरा नाम है एटू, किंग टाकुटो की असिस्टेंट। मैं उनसे लोअर रैंक में हूँ पर मुझे एड्रेस करते वक्त भी रिस्पेक्ट दिखाना ज़रूरी है। मोल्टर कहता है कि वो हमेशा उन दोनों की रिस्पेक्ट करेगा और उनके नाम अपने लोगों के दिल में हमेशा के लिए लिखवा देगा। एटू फिर उन्हें परमिशन देती है कि वो खाना ले जा सकते हैं और जा सकते हैं। मोल्टर उसे पूछता है कि वो किंग टाकुटो की काइंडनेस का बदला कैसे चुका सकता है। एटू कहती है कि ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे डाउट है कि वो लोग ऐसी कोई चीज़ दे भी पाएंगे जो किंग को सेटिस्फाई कर सके, और वैसे भी उनके पास ज़रूरी रिसोर्सेस नहीं हैं। एटू फिर मोल्टर से कहती है वो लोग आगे क्या प्लान करने वाले हैं। मोल्टर कहता है कि उसके इंटेंशंस बुरे नहीं हैं और वो कुछ भी प्लान नहीं कर रहा। फिर किंग टाकुटो सिचुएशन को काम करने की कोशिश करता है और एटू को नेगोशिएशन याद दिलाता है। एटू बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये एल्फ्स नेगोशिएशन में बहुत बेकार है और अगर अभी उन्हें छोड़ दिया गया तो बाद में ये लोग हमारे काम में बाधा डालेंगे। वो इंसिस्ट करती है कि उन्हें तुरंत हटाना ज़रूरी है। टाकुटो उसे शांत रहने को कहता है और बोलता है कि उससे पूरा भरोसा है कि वो लोग एक हमारे साथ ही अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। फ्री में हेल्प करने के बजाय वो उनसे किसी ऐसे प्राइस में हेल्प ले सकते हैं जो उन्हें सेटिस्फाई कर सके। एटू को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर वो मोल्टर और गिया को बताती है कि किंग टाकुटो ने डिसाइड किया है कि वो उनकी ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा उस उदारता के बदले जो उन्होंने दिखाई है। मोल्टर और गिया बहुत खुश हो जाते हैं और किंग का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एटू फिर पेमेंट के बारे में सोचने लगती है और किंग टाकुटो से पूछती है कि पेमेंट क्या होनी चाहिए। टाकुटो कहता है कि पेमेंट ये होगी कि मोल्टर उन्हें फॉरेस्ट के बाहर की दुनिया के बारे में सब कुछ बताएगा। मोल्टर कहता है कि वो उन्हें सब कुछ बताएगा जो भी उन्होंने फॉरेस्ट के बाहर से सुना और देखा है। एटू कहती है ठीक है, जैसे ही तुम अपना पैक्ट पूरा कर लो इस फॉरेस्ट से चले जाना। टाकुटो फिर नोटिस करता है कि गिया काँप रहा है और सोचता है कि गिया के एक्शंस प्रेडिक्ट करना उस बूढ़े आदमी से ज़्यादा आसान है। मोल्टर फिर कहता है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह होगी अगर उन्हें किंग टाकुटो के रहने वाले इस फॉरेस्ट में रुकने की परमिशन मिल जाए। एटू कहती है कि वो ये अलाउ नहीं कर सकती और अगर वो लोग अपनी बची हुई जान नहीं खोना चाहते तो उन्हें यहाँ से जाना ही होगा और इनके बारे में कभी भी किसी को कुछ नहीं बताना होगा। जब गिया ऑब्जेक्शन देने की कोशिश करता है, मोल्टर उसे तुरंत रोक देता है और कहता है कि ये किंग की इच्छा है और हमें बिना हिचकिचाए उनका सम्मान करना चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं पर अचानक किंग टाकुटो उन्हें आवाज़ देता है और सजेस्ट करता है कि वो उसके सब्जेक्ट्स बन जाए। सब लोग बहुत सरप्राइज हो जाते हैं और एटू गुस्से में कहती है इसका मतलब क्या है। वो उसे कहता है मैं एक अजाइलम सिस्टम का यूज़ करने का सोच रहा हूँ। डार्क एल्फ्स ना तो दिल से अच्छे होते हैं और ना ही बुरे, पर अगर हम उन्हें अपने प्रेजेंस में मेहमान के रूप में एक्सेप्ट कर ले और अगर सब कुछ गेम जैसे चला तो वो लोग हमारे जैसे इविल बींग्स बन जाएंगे। एटू कहती है कि वो लोग हमारे मेन सिटीजन्स यानी डेमी ह्यूमंस से काफ़ी अलग है और वो नहीं चाहती कि उनके बीच कोई टकराव हो। टाकुटो कहता है कि हाँ रिस्क तो है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम याद करो कि डेमी ह्यूमंस दिखने में कैसे होते हैं और क्या तुम वाकई सिर्फ उन्हीं का साथ रहना चाहते हो।
वो मान जाती है कि उसकी बात सही है, क्योंकि डेमी ह्यूमंस के साथ नॉर्मल कन्वर्सेशन करना मुश्किल होता है और उनके ओपिनियंस भी माइंड के लिए ऑकवर्ड होते हैं। उन्हें ये सॉल्यूशन अच्छा लगता है और वो कहता है कि मोल्टर को जाकर बता दो। A2 उन्हें देखती है और कहती है, हमारे किंग का इरादा है कि यहाँ एक नेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा। अगर तुम उसके सिटीजन्स बनना चाहते हो तो वो तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। मोल्टर उसे पूछता है, अगर हम उनके सब्जेक्ट्स बन जाएंगे तो हमारा क्या होगा? A2 उसे इटर्नल हैप्पीनेस का वादा करती है। वो कहती है, मैं तुम्हें खुश रखूंगी और तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें मरने तक इटर्नल हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि तुम वाकई में ये नहीं पूछना चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम लोग इविल बींग्स बन जाओगे। तुम्हारे पास अपनी डेस्टिनी चूज करने की फ्रीडम है, लेकिन अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन चाहते हो तो हमारी साइड ज़्यादा मज़ेदार है जितना तुम सोच सकते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है किंग ताकुतो और उसकी फॉलोअर के पास। वो कहती है, अपना ध्यान रखो किंग, आप बेयरफुट चल रहे हो। फिर वो दोनों एल्फ के बारे में डिस्कस करते हैं। वो कहती है, मुझे लगता है कि कोई दोबारा सोच लेगा और अगर उसे पता चल जाएगा कि वो एक इविल बीइंग बनने वाला है। उन्होंने शुरुआत से ही जान लिया था कि उनके लिए बेस्ट चॉइस क्या थी। मैं देख सकती हूँ किंग कि वो रहा डार्क एल्फ का कैंप, क्या आप देख पा रहे हो? वो कहता है, हाँ मैं क्लियरली देख सकता हूँ। उसके बाद मेन ट्राइब लीडर चिल्लाता है, सब लोग सुनो, किंग आ गए हैं। किंग उनके बीच से गुजरता है, लेकिन उसकी इतनी डार्क ऑरा होती है कि जैसे ही वो एक एल्फ के पास से गुजरता है वो एल्फ वही के वही बेहोश हो जाता है। किंग सबके बीच में बैठता है और A2 बोलती है, अब हम ऑफिशियली तुम सभी डार्क एल्फ्स को अपने नए नेशन माइनोग्रा के नागरिक के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर वो किंग की तरफ मुड़ती है, किंग ताकुतो, क्या आप इन सब के लिए श्योर हो? वो कहता है, हाँ मेरी खूबसूरत लड़की, सारी कंडीशंस पूरी हो चुकी है, तो चलो अब हम ऑफिशियली अपने छोटे देश की स्थापना का अनाउंसमेंट करते हैं। एक एल्फ सोचता है, यही है, हमें बताया गया था कि हम इविल बन जाएंगे और यही हम चाहते हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ तो नहीं। और तभी उसके दिल के अंदर कुछ एक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर दूसरी रेसेस के लिए नफरत और घृणा भर जाती है। वो गुस्से और डर से भर जाता है। फिर किंग उसके पास आकर पूछता है, क्या हुआ लड़के? और वो जवाब देता है, कुछ नहीं मेरे किंग, ये तो खुशी है, मैं खुशी के आंसू रो रहा हूँ। फिर सब लोग इस किंग के लिए खुशी मनाते हैं, लेकिन सब लोग एक साथ रोते हैं दुख के आंसू के साथ। फिर कुछ दिन बाद जब उसने अपने देश की स्थापना का अनाउंसमेंट कर दिया था, अब वो एक कागज़ का टुकड़ा पकड़कर कहता है, मैं फंस गया हूँ, डिजास्टर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो A2 को वो पेपर दिखाता है और गुस्से में बोलता है, देखो ये कॉन्टिनेंट का मैप है जो मुझे एल्डर से मिला है। हमें कितनी बेकार जगह मिली है। और ज़मीन पर बच्चों की तरह जंप कर कर रोना शुरू कर देता है। 2 कॉन्टिनेंट है जिस पर हम हैं, वो है एल्फ्स का कॉन्टिनेंट जहाँ नेचर का राज है और वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, और राइट साइड वाले कॉन्टिनेंट पर ह्यूमंस रहते हैं। अगर उन्होंने हमें डिस्कवर कर लिया तो हमारे पास उनसे लड़ने की मिलिट्री पावर भी नहीं है। ये बात सिचुएशन को ख़राब कर देती है, और साथ ही इस कर्स लैंड में कोई नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है जो हम यूज़ कर सके। इतनी बेकार जगह है कि इसे हार्ड लेवल कहना भी अंडर एस्टिमेट होगा। सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन कम से कम सारी न्यूज़ बुरी नहीं है। यूजुअली इस कॉन्टिनेंट में रिवर्स और वाटर रिसोर्सेज ऐसी जगह पर होते हैं जो ह्यूमंस के लिए एक्सेस करना मुश्किल होता है। उसके बाद एल्फ्स अपनी रिपोर्ट देने के लिए आते हैं। गिया और ट्राइब लीडर उसके पास आते हैं और आज उनके साथ एक हेल्पर भी होता है। गिया अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि आज वो अपनी असिस्टेंट एमिली के साथ आया है। एमिल एक स्मार्ट और नॉलेजेबल वुमन है जिसे लेजेंड्स और दूसरे नेशंस के बारे में अच्छी नॉलेज है, और उसका मानना है कि वो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। A2 उन्हें बताती है कि उसका किंग उनके डेडिकेशन से काफ़ी खुश है और इतनी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें ये सब पसंद नहीं। फिर A2 उन्हें उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताने लगती है और ये भी कहती है कि उनके किंग उन्हें माइनोग्रा किंगडम के की पोजीशन पर अपॉइंट करेंगे और ये किंग का फैसला है और ये फाइनल है। फिर वो एल्डर मोल्टर को बताती है कि वो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा, और वो कहती है कि उन्हें पता है कि वो मैजिक यूज़ कर सकता है, इसलिए उनकी उससे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है, और एल्डर इस पोजीशन पाकर खुश हो जाता है। फिर A2 गिया को कहती है कि वो वॉरियर्स का कमांडर बनेगा। गिया इस पोजीशन से बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि जब तक उन्हें किंग का हुक्म है वो किसी भी काम करने के लिए रेडी है। जब गिया अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ का घमंड करता है, गिया इस बात पर गुस्सा हो जाता है।
फिर वो कहता है कि उसमें तो इतनी एनर्जी है कि उसे रेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो धीरे से ताकुटो से बात करती है। ये दोनों तो लगता है काम के दीवाने हैं। शायद अभी के लिए हम इन्हें रिसोर्सेस इकट्ठे करने के लिए कह सकते हैं। तो ताकुटो थोड़ा सोचता है, फिर एक सजेशन देता है, टेरेरेन इम्प्रूवमेंट। और एटू इस सजेशन से काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो एल्डर को ऑर्डर देती है कि वो फॉरेस्ट को डैमेज किए बिना वुड इकट्ठा करेगा। एल्डर एग्री करता है और कहता है कि वो भी फॉरेस्ट के दिल में जीने वाले लोग हैं। अगर वो लोग बड़े पेड़ों का यूज़ करके बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं तो उन्हें पूरा भरोसा है कि वो किंग की इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगे। ये अभी भी हैरान था कि किंग का इरादा जंगल को तबाह करने का नहीं है। ताकुटो उन्हें गुड लक विश करता है, फिर कहता है कि जंगल काटने के बाद वापस से उसे उगाना मत भूलना। गिया और बाकी लोग रिफॉरेस्टेशन का मतलब समझ नहीं पाते। फिर थोड़ी देर बाद रिफॉरेस्टेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताने के बाद सब लोग ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। हमारे किंग जितने अमेजिंग लगते हैं उनसे 100 गुना ज़्यादा वो वास्तव में हैं। उनका ज्ञान कई अलग फील्ड में फैला हुआ है। क्या तुम्हें पता है कि तुम लोग कितने लकी हो जो तुम्हें हमारे किंग की ब्लेसिंग मिली है? एमिल कहती है, तो पहले जो एप्पल हमने खाया था वो भी हमारे किंग ने ही बनाया था। एटू कहती है, हाँ बिल्कुल सही, मुझे तो पर्सनली उसके बनाए गए ग्रेप्स काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। एमिल बोलती है, हाँ वो पर्पल फ्रूट, उनमें से कुछ सीड्स भी मिले थे, मैंने उन्हें प्लांट किया और वो अभी से स्प्राउट्स कर चुके हैं, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा। एटू पूछती है, तुमने ग्रेप्स के सीड्स प्लांट कर दिए? किंग अपने मन में सोचता है, मैंने ये पहले नोटिस क्यों नहीं किया। जो फूड मैंने बनाया था वो मॉडर्न वर्ल्ड से आया था, इसका मतलब मैं अपनी क्रिएशन एबिलिटी का यूज़ करके ऐसी चीज़ें भी बना सकता हूँ जो इस सिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करती। फिर किंग अपनी पावर का यूज़ करता है और एक फ्लैश ऑफ लाइट के साथ कहता है, मैं इस पावर से गन पाउडर, बेसिक मेटल्स और इवन ऑयल भी क्रिएट कर सकता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा मैजिकल एनर्जी लगेगी, पर यह ऑब्वियसली एक गेम चेंजर है। एमिल पूछती है, क्या कुछ गलत है? एटू कहती है, नहीं, बस एक छोटी सी चीज़ थी जो हम ओवरलुक कर गए थे। तुमने बहुत अच्छा काम किया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।